1965 का समय था। नेहरू का निधन हो चुका था और छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसी दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को लगा कि भारत से कश्मीर छीनने का यही सही मौका है और इसी गलतफहमी में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और जम्मू कश्मीर में अपनी सेना घुसा दी। भारत ने भी पलटवार किया। एक महीने बाद 23 सितंबर 1965 को जब युद्ध रुका तो भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की और उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान कह रहे थे कि वे टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब ये इरादा हो तो हम भी थोड़ा टहलते हुए लाहौर चले गए। मैं समझता हूं कि इसमें हमने कोई गलत बात तो नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी प्रधानमंत्री सीरीज के दूसरे एपिसोड में, जहां आज मैं हाजिर हूं आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण किस्सों को लेकर के। तो शुरुआत करता हूं मैं आज के हमारे इस वीडियो की। 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था। देश के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि नेहरू जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अमेरिकी पत्रकार और लेखक वेल्स हेंगन अपनी किताब आफ्टर नेहरू हू में लिखते हैं कि उस समय पर प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे मोरारजी देसाई थे। इसके अलावा वीके कृष्ण मेनन, लाल बहादुर शास्त्री, वाईबी जवान, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, एसके पाटिल और ब्रजमोहन कौल के नाम भी चल रहे थे। प्रधानमंत्री कैसे चुना जाए? कांग्रेस में इसका कोई पारंपरिक तरीका अभी तक नहीं था, क्योंकि एक ही प्रधानमंत्री अब तक बने थे और वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज भारत के अगले प्रधानमंत्री चुनने की स्क्रिप्ट को लिख रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में लंबे समय तक काम कर चुके सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि कांग्रेस का वामपंथी धड़ा चाहता था कि नए प्रधानमंत्री के चुनाव को थोड़े दिनों के लिए टाला जाए, क्योंकि पंडित जी की निधन के बाद में लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी को ही अब आगे कंटिन्यू करना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर। इस सुझाव को कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष के कामराज ने सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठ के शुरू कर दी। नेहरू के निधन के अगले ही दिन यानी 28 मई 1964 को कामराज ने वरिष्ठ नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में चर्चा की और इसी दिन 18 ओबीसी और एससी सांसदों ने प्रधानमंत्री पद के लिए बाबू जगजीवन राम का नाम को भी आगे कर दिया। लेकिन ज्यादा समर्थन नहीं मिलने के कारण से यह प्रस्ताव बाबू जगजीवन राम को अगला प्रधानमंत्री बनाने का एक दिन में ही गिर गया। इसके अलावा जब पत्रकारों ने मोरारजी देसाई से पूछा कि क्या आप अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर जनता की मर्जी है तो मैं इसके लिए चुनाव भी लड़ने को तैयार हूं। हालांकि सर्वसम्मति से पार्टी में राय बनाने का प्रयास जारी है और देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। और जब यही सवाल कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज से मीडिया ने पूछा, तब उन्होंने कहा कि आप कल तक का इंतजार करिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही इसका फैसला करेगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देर शाम कामराज ने मोरारजी से फोन पर लंबी बात की और इससे मोरारजी को लगने लगा कि अब वही अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आंसुओं से भरी हुई इंदिरा गांधी जी ने एक बार शास्त्री जी से कहा था कि अब आप मुल्क संभालिए। इसके बारे में अगर मैं और थोड़ा सा विस्तार से चलूं तो लाल बहादुर शास्त्री के साथ में समय बिताए हुए सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखा है कि 30 मई 1964 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री का नाम लगभग तय हो गया था। जब इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात हुई तो हालात को भांपने के लिए शास्त्री जी ने इंदिरा जी से कहा कि आप क्यों नहीं लड़ती। इंदिरा जी ने कहा कि मैं अभी अपने पिता की मौत के सदमे में हूं और इस वक्त प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं। अब आप इस मुल्क को संभालिए। और इसके बाद 1 जून 1964 को हुई बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज जो फैसला लेंगे उसे पूरी कांग्रेस पार्टी मानेगी। 2 जून को ही कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम को प्रस्तावित किया। अब मोरारजी देसाई के सामने सहमति जताने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं था।
इस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए और 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। शास्त्री जी के जीवन से जुड़ा एक और रोचक किस्सा बताता हूं, जिससे कि उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में हमें पता चलता है। इसके बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी के छोटे बेटे सुनील शास्त्री जी एक पूरा किस्सा सुनाते हैं। उनके शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो उनका कहना था कि हम 3 भाइयों अनिल, सुनील और अशोक की जिद पर बाबूजी ने यानी कि शास्त्री जी ने एक फिएट गाड़ी खरीद ली थी। एक बार इन तीनों भाइयों को कहीं बाहर जाना था और यहां पर मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना बाबूजी की सरकारी गाड़ी से शेवरले इंपाला ले चले। मैंने बाबूजी के सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय को फोन किया और कहा कि क्या आप शेवरले इंपाला भेजवा सकते हैं। प्रधानमंत्री के पुत्र जब फोन करेंगे तो थोड़ी ही देर में शेवरले इंपाला गाड़ी उनके घर के सामने थी। उन्होंने ड्राइवर से चाबी लेकर उसे जाने के कहा और उसके बाद तीनों भाई बाहर घूमने के लिए निकल गए। रात करीब 11:30 बजे वो घर लौटे और चुपचाप सो भी गए। सुबह सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया तो शास्त्री जी के पुत्र को लगा कि शायद कोई पीएम हाउस का नौकर होगा, तो उन्होंने बड़ी तेज आवाज में कहा, कल रात को बहुत देर से सोए हैं, चाय 8 बजे के बाद लाना। थोड़ी देर बाद उनके गेट पर एक बार फिर से नॉक नॉक हुआ। तब जाकर के दरवाजा खोला तो सामने भारत के प्रधानमंत्री और उनके बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री जी सामने खड़े थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरी बात सुनी तो फिर गाड़ी के ड्राइवर रामदेव को बुलाया और रामदेव आए तो बाबूजी ने कहा कि सरकारी गाड़ी है, कोई लॉग बुक वगैरह रखते हो या नहीं रखते हो। रामदेव ने कहा हाँ सर बिल्कुल रखते हैं। तब ये बताओ कि कल रात को सुनील ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। रामदेव ने कहा साहब 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तब रामदेव से कहा कि सुनो, लॉग बुक में ये लिख दो कि 14 किलोमीटर गाड़ी निजी उपयोग में की गई है। फिर उन्होंने अम्मा से कहा, अम्मा यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी को रेफर किया जा रहा है, कि 14 किलोमीटर का जितना भी पैसा बनता है उसका पैसा निजी अकाउंट से दे दीजिएगा। सुनकर शास्त्री जी के पुत्र का कहना है कि वो सम से पानी पानी हो गए। एक लाइन भी शास्त्री जी ने अपने पुत्र से नहीं कही, लेकिन अपने आचरण से उनको सबक सिखाया और इसके बाद में शास्त्री जी के पुत्र ने इस घटना को काफी याद किया है। इसके अलावा शास्त्री जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण और काफी बड़ा रोचक किस्सा है जब उन्होंने पूरे भारत से उपवास करने को कहा था। इसके बारे में अगर हम और जानना चाहें तो देखिए 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान भारत से हारने लगा था तो उसने अमेरिका की शरण ले ली थी। भारत उस समय पर गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। अकाल के कारण भारत को अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ता था और अमेरिका ने यहां पर धमकी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंडन बी जॉनसन, उन्होंने शास्त्री जी को कि गेहूं की सप्लाई वो बंद कर देंगे। के बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी के सबसे बड़े बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि शास्त्री जी को यह धमकी बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने चीज़ों को कैलकुलेट किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि देश के लोग सप्ताह में एक वक्त अगर भोजन न करें तो खाद्यान्न की समस्या में सुधार होगा। ये फैसला लेने से पहले उन्होंने अम्मा यानी कि शास्त्री जी ने अपनी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी को फोन लगाया और पूछा कि अगर आज हमारे घर में खाना नहीं बने तो कोई दिक्कत होगी क्या। तो शास्त्री जी की धर्मपत्नी जी ने ललिता शास्त्री जी ने कहा कि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे एक वक्त का उपवास करके भूखे रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। शाम को शास्त्री जी के घर में खाना नहीं बना और सबने उपवास किया। इसके बाद शास्त्री जी ने अगले दिन पूरे देशवासियों से कहा कि देश हित में क्या वो सप्ताह में एक समय उपवास कर सकते हैं। और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से भूखा रहने की अपील की हो और उसे पूरे देश ने माना हो। आपके आसपास में भी इस कालखंड के जो लोग हैं वो आपको सोमवार का व्रत करते दिखेंगे, जो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शास्त्री जी के उस आह्वान से जरूर प्रेरित हैं। इसके बाद 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली में रामलीला मैदान में लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। इसके अलावा आपको पता है कि शास्त्री जी को एक बार सुपर कम्युनिस्ट का टैग भी मिला था। जी हां, यह किस्सा है साल 1966 का। सोवियत संघ ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया था। अनिल शास्त्री और पवन चौधरी अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री लेसन्स इन लीडरशिप में लिखते हैं, जब शास्त्री 3 जनवरी 1966 को अयूब खान से मुलाकात करने के लिए निकले तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और ताशकंद की सर्दी से निपटने के लिए वे अपना खादी का ऊनी कोट साथ में लेकर के गए थे। इस कोट में शास्त्री जी को देखकर रशिया के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन को लगा
ये कोट ताशकंद की सर्दी में पर्याप्त नहीं होगा। तो इसके कारण से रशिया के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर एलेक्सी कोसिगिन, उन्होंने शास्त्री जी के लिए एक गर्म कोट को भिजवाया। मिस्टर कोसिगिन ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शास्त्री जी सम्मान स्वरूप उनका दिया हुआ कोट को जरूर पहनेंगे, लेकिन अगले दिन फिर शास्त्री जी फिर वही अपना यूजुअल खादी का कोट पहने हुए पहुंच गए। कोसिगिन ने झिझकते हुए वहां पर उनसे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया? तो पता है शास्त्री जी ने क्या कहा? शास्त्री जी ने कहा कि उसे मैंने अपने एक स्टाफ मेंबर को उधार दे दिया है। इतनी भीषण सर्दी में पहनने के लिए उसके पास में कोट नहीं था। मैं भविष्य में ठंडे देशों की अपनी यात्राओं के दौरान निश्चित रूप से आपके उपहार का उपयोग जरूर करूंगा। इसके बाद कोसिगिन ने शास्त्री जी के सम्मान में एक कल्चरल इवेंट रखा था। उन्होंने शास्त्री जी के स्वागत भाषण में इस घटना का जिक्र भी किया। साथ ही साथ कोसिगिन ने कहा कि हम तो केवल कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री जी एक सुपर कम्युनिस्ट हैं। इसके बाद में शास्त्री जी के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सीक्रेट जो है, जो कि आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, इसके बारे में अगर हम बात इस वीडियो में नहीं करते हैं तो मतलब बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। कुछ ऐसा हुआ था कि 10 जनवरी को दोपहर के वक्त ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी थी। शास्त्री जी कुछ देर वहां पर रुके, फिर अपने तीनों ही जो असिस्टेंट्स थे, सहायक थे, उनके साथ में रात 10 बजे के करीब करीब अपने कमरे में वापस आ गए। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने एक सहायक रामनाथ से खाना परोसने को कहा। खाने में शास्त्री जी ने यूजुअल आलू पालक और कड़ी खाया, और ये खाना तत्कालीन राजदूत जो वहां पर हुआ करते थे टीएन कॉल साहब, उनके यहां से ये बन करके आया था। शास्त्री जी भोजन कर ही रहे थे कि उनका फोन बजा था। फोन पर दिल्ली से उनके एक और असिस्टेंट वेंकट रमन बात कर रहे थे, और पता चला शास्त्री जी को कि कई पार्टियों ने उनके पाकिस्तान से समझौते की आलोचना की है। इससे शास्त्री जी काफी चिंतित हो गए। उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि उस रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए थे। जब तक उनकी बातचीत और तबीयत में कोई शिकायत नहीं थी, इसका मतलब ये वो जानना चाहते थे कि देश में उनके फैसले का असर क्या हुआ है। पूरी घटना के बारे में कुलदीप नैयर अपनी एक किताब में लिखते हैं कि अगले दिन अफगानिस्तान जाना था, जिसकी पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के मुताबिक रात 1:30 पर शास्त्री जी को जगन्नाथ सहाय ने लॉबी में लड़खड़ाते हुए देखा था। शास्त्री जी कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहे थे, और बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कहां पर है। जिस कमरे में पैकिंग हो रही थी, शास्त्री जी के डॉक्टर आरएन चुग वहीं पर सो रहे थे। शास्त्री जी ने अपना हाथ दिल के पास में रखा और फिर अचेत हो गए। उनके पर्सनल डॉक्टर आरएन चुग ने पल्स को चेक किया और उनके निधन की पुष्टि कर दी। मन रखने के लिए रशिया के भी डॉक्टर्स को बुलाया गया, इंजेक्शन दिया गया, लेकिन अब उनके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हुई थी। किताब में शास्त्री जी के कमरे के बारे में कुलदीप नैयर ने लिखा है कि कारपेट वाले फर्श पर उनकी स्लीपर सलीके से वैसी ही बिना पहने रखी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर थर्मस उल्टा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इसे खोलने की कोशिश की गई है। सबसे गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इस कमरे में कोई भी अलार्म या बजर नहीं था, जो कि आमतौर पर जब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जिस कमरे में ठहरते हैं, वैसा ऐसा प्रावधान होते हैं। उनके कमरे में 3 फोन थे, लेकिन तीनों ही बिस्तर से काफी दूर थे। थोड़ी देर में एक तिरंगा आया और शास्त्री जी को ओढ़ा दिया गया और उसके बाद में उनकी तस्वीर को उतारा गया। अगले दिन शव को भारत लाया गया। शास्त्री जी की मौत का जांच का मामला लगातार से उठता रहा और तत्कालीन सरकार ने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और जांच के लिए एक कमेटी बनी, जिसे नाम दिया गया राजनारायण कमेटी। सबसे पहले शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आरएन चुग को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस कार में उनके साथ में डॉक्टर चुग के साथ में उनकी पुत्री भी मौजूद थी। डॉक्टर चुग की मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री जीवन भर के लिए विकलांग हो गई इस हादसे से। यही उनके सहायक रामनाथ के साथ में भी हुआ, जिसने उन्हें वहां पर खाना परोसा था। सड़क हादसे में शास्त्री जी के जो सहायक थे रामनाथ, उनको बुरी तरीके से चोट लगी और उनकी याददाश्त चली गई।
और ये जो राजनारायण कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट का भी हाल वही ढाक के 3 पात होकर रह गया। रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की जा सकी। तो हमारी इस प्रधानमंत्री सीरीज के तीसरे एपिसोड में जानिए इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा और क्यों आखिर पति फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी को फांसीवादी कहा था। जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, शास्त्री जी के ऊपर हमारा ये एक्सक्लूसिव वीडियो, तो इसे लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। और अगर हमसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट रही है या कुछ गलती हुई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर है तो सब्सक्राइब वाला बटन जो दिख रहा है, इसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। मिलते हैं आप सभी से हमारे तीसरे वीडियो में। इंदिरा गांधी जी की पूरी कहानी लेकर के आने वाला हूं मैं आपके लिए। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर। हैव वेरी गुड टाइम। थैंक यू ऑल।